हेलो जी, जय श्री श्याम। और अब बजे हैं दोपहर के 3 और हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। और उसके बाद हम शाम को चलेंगे हमारे होटल के जो बिल्कुल पास में है, ग्रैंड होटल के, लाइट शो देखने। वहीं पास में म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम हम स्टेट म्यूजियम देख के आ चुके हैं, तो म्यूजियम नहीं जाएंगे, लाइट शो देखने जाएंगे। और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है शिमला ट्रिप की, तो वो वीडियोज भी देख लीजिएगा। आपको अगर आप भी शिमला ट्रिप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। और अब चलेंगे नीचे, और टाइम था सनसेट का, तो आप देख लीजिए कितना प्यारा सा व्यू है सनसेट का। ये देखिए। और अब निशी और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो लेते हुए और मस्ती करते हुए, ये देखिए। यहाँ से ऊपर जाखू जी भी दिख रहे थे, ऊपर हनुमान जी की जो मूर्ति लगी हुई वो भी दिख रही थी। और ये देखिए कुछ होटल का व्यू है शाम को। लाइट शो 6 से 7 और 7 से 8 है, दो बार टाइमिंग है उसकी। और अब हम आ चुके हैं। निशी, हेलो हेलो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लाइट शो देखने। ओके, जो कि हमारी होटल से है बिल्कुल। ये देखिए, ये है पहले म्यूजियम, और सामने जो दिख रहा है वो हमारा होटल, तो उस बिल्कुल पास में ही है। और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ये देखिए, और ये आ चुका है लाइट शो का। तो यहाँ से लेते हैं टिकट। और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या होने वाला है। और ये हम कर रहे थे यहाँ पे वेट। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और अब खुल चुका है गेट, और अब चलते हैं आगे। तो आप सब लाइव शो को एंजॉय कीजिएगा। और उसमें पूरा शिमला के बारे में बताया हुआ है, तो आपको शिमला के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। और अब हम आ गए हैं बाहर, और अब बैठ जाएंगे यहाँ सीढ़ियों में। यही होगा लाइट शो। शिमला की भी जिंदगी और दास्तां है। मेरा नाम बेंचनी है। ये ऐतिहासिक महल मैं ही हूं। एक ऐसा भी समय था जब मैं यहाँ नहीं था। यहाँ कोई शहर नहीं था, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं, बस एक पहाड़ी और घना जंगल। लेकिन उस पहाड़ी और जंगल में जीवन था, जीवंतता थी, भरपूर जिंदा दिली थी। ये पशु पक्षियों से गुलजार था। 18वीं शताब्दी के अंत में शिमला के पूर्व में नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर हुआ था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में नेपाल के गोरखों ने आज के हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों में इन साहसी योद्धाओं ने कुछ स्थानीय शासकों को पराजित किया। महाराज, हम क्या करें? अगर उन पर जरा सी भी आंच आई तो वो हमें मसल कर रख देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज भारत में आ गए हैं। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली है और उनके पास विशाल सेना है। चलिए उनसे सहायता मांगते हैं। उनका मदद करें? But why? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स हमें लोगों का सहायता करने के लिए पैसा नहीं देते। हम यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना आए हैं, न कि सुदूर पहाड़ियों में किसी का मदद करने के लिए। कुछ वर्षों तक कंपनी शांत रही। हिमालय की निचली पहाड़ियों में भारी परिवर्तन होते देखती रही। फिर पूरे यूरोप और भारत के अन्य हिस्सों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते ब्रिटिश को इन पहाड़ियों में सेनाएं भेजनी पड़ी। शिमला में जमकर लड़ाइयां हुई और मुठभेड़ हुई। पहाड़ी राजाओं और अंग्रेजों की जीत हुई और सन 1815-16 में गोरखा युद्ध समाप्त हुआ। 2 वर्षों के भीतर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को घूमना टटोलना शुरू कर दिया।
What a delightful place. नोट का तरफ देखो, आपको बर्फ से ढका माउंटेन नजर आता है। चारों तरफ घना जंगल, घास का मैदान and crystal clear water. सर, क्यों ना हम यहाँ घर बनाएं? आप घर में 26 बातों की तुलना में इन पहाड़ियों से बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। कमाल का आइडिया। हम उस पहाड़ी पर घर बनाएगा। What's that? 1822 में मेरे बनने से कुछ दशक पहले कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने पहला स्थायी घर बनाया, जहां आगे चलकर शिमला शहर बसा। 1831 में कैनेडी हाउस में एक मेहमान का यहां आना हुआ, जिसका नाम था विक्टर चेकपॉइंट। ये गांव तो राइसो, निकामो और रोकियो के लिए एक रिसोर्ट है। मॉन्सियर जैकमॉन्ट, एक बॉटनिस्ट होकर भी आप कितना अच्छा मजाक करते हैं। शुक्रिया कैप्टन केनेडी, मुझे हफ्तों से पानी का स्वाद नहीं मिला है। आपका भरा हुआ सेलर देख के मजा आ गया। कुछ वर्षों के भीतर मेहमान नवाज कैनेडी के यहाँ और भी कई खास मेहमान आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट का 1828 में आना हुआ और उसके अगले वर्ष ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बलमेयर यहाँ पधारे। तब तक एक छोटा सा गांव ही था। कॉम्बलमेयर का यहाँ आना शिमला की तकदीर के लिए एक अच्छा संकेत था। यहाँ सबसे पहले इमारतों का निर्माण कार्य उन्होंने ही शुरू किया। एक झील के ऊपर उन्होंने एक वाटर टैंक और पुल बनवाया, जहाँ आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। 2 वर्ष बाद 1830 में पटियाला और कंथाल के शासकों से यहाँ की मुख्य जमीनें ले ली गई, जिन पर यह शहर बसा है। ऐसा लगता है ये जमीन मेरे आगमन के लिए ही तैयार की जा रही थी। वर्ष 1831 तक इस जगह पर 60 घर थे। इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, शिमला, शिमला और शिमला। हो सकता है कि ये नाम पटिया से पाटे गए और छोटे मंदिर शिमलिया या स्थानीय देवी शमला देवी के नाम पर ही, लेकिन ये चीज इतिहास को हम निश्चित तौर पर शायद कभी नहीं जान पाएंगे। मुझसे ठीक नीचे उतरने वाली सड़क पर काली बड़ी मुख्य प्रतिमा काले रंग के संगमरमर की बनी है, जिसके पीछे शिला रूप में 2 मूर्तियां। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमाएं अपने मूल रूप में जो जाकू पहाड़ी पर स्थित मंदिर की है। कुछ रोम की तरह शिमला में भी 7-8 पहाड़ियां हैं। पश्चिम में प्रॉस्पेक्ट हिल है, जिस पर कामना देवी का मंदिर है। पश्चिम में समर हिल है और कॉटेज हिल भी है। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल है, जिसके ऊपर पुराना वाइसरेगल लॉज है। इससे सटे ही इनवरम हिल है, जहाँ स्टेट म्यूजियम है। तो जाकू पहाड़ी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और फिर इलिसियम हिल है, इसी का विस्तार है। इस पर ऑकलैंड हाउस स्कूल वाले इमारतें हैं। और अंत में यह पहाड़ी है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसे बेंटनी हिल कहा जाता है। लेकिन शिमला में अलग अलग धर्मों के कई पवित्र स्थान हैं, जो एक दूसरे के आसपास ही। क्राइस्ट चर्च शिमला का सबसे पुराना चर्च है और ये रिज पर। यह आसमान में शहर के हस्ताक्षर जैसा लगता है। यहाँ से ठीक ऊपर की पहाड़ी पर आज जिस जगह ग्रैंड होटल है, 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के रहने के लिए बेंटिक कासल बना था। बेंचनी यानी कि मैं जहां हम बैठे हैं थोड़ा नीचे था और इसका नाम भी माननीय के नाम पर ही था। 1880 के दशक में सिरमौर राज्य के राजा शमशेर प्रकाश ने शिमला में कई जमीनें खरीदी। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सिरमौर शिमला के ठीक पूर्व में स्थित है और यहाँ गोरखों के साथ कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गई। फिर उन्हीं जमीनों में से एक कैप्टन गॉर्डन का भी कॉटेज था। राजा शमशेर प्रकाश के सुपुत्र और राज्य के वारिस राजा सुरेंद्र मित्र प्रकाश ने अपनी निगरानी में यहाँ एक आलीशान महल बनाया। इसके लिए राजा ने मिस्टर टी.ई.जी. कूपर की सहायता ली और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ शिमला के सुंदर किरदार का मैं भी हिस्सा बन गया। अब मुझे करीब से देखिए, मैं पूरी दरिया दिल्ली के साथ बना हूं। मेरे सामने का हिस्सा वास्तुशिल्प कला का अनूठा नमूना है। मेरी बेल बूटेदार सजावटें और तराशे गए दीवार गिर देखने में एल्प्स की इमारतें जैसे लगते हैं। मेरी छत पर बुर्ज बने हुए हैं और बरामदे के ऊपर पगोड़ा है, जिसमें सरदोजी का काम किया गया है। मेरी गिनती शिमला की प्रसिद्ध इमारतों में होती है। किसी ने मुझे सिरमौरी ब्रॉक शैली का अद्भुत रूप बताते हुए मेरी और मुझे बनाने वालों की उत्तम प्रशंसा भी की। साल दर साल बीतते चले गए और मेरी उम्र बढ़ती गई। मेरे किरदार में कई पहलू जुड़े। दोनों विश्व युद्धों के दौरान सिरमौर के राजाओं ने अंग्रेजी सरकार के सैनिकों के लिए मेरे उद्योग में दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्शन था। ये ऑल इंडिया रेडियो से अटैच था। यहाँ से ज्यादातर इटली के उन बंदियों का संदेश भेजा जाता था जिन्हें धर्मशाला के पास यौर में दफना दिया गया। आजादी की ठीक बाद मशहूर अखबार द ट्रिब्यून जो लाहौर में था, यहाँ से छपना शुरू हो गया और इसके चंडीगढ़ शिफ्ट होने तक यही चलता रहा। ओ हाँ, क्या आपने बाहर की रेलिंग्स देखी जिस पर सिरमौर का राज्य चिन्ह है? ये रेलिंग्स सिरमौर की राजधानी नाहन में ढलवा लोहे से बनाई गई और ये ढलाई भरा हिमाचल में आने
आने वाले प्रथम उद्योगों में से एक है। ये रेलिंग और शानदार दरवाजा लगने से पहले ही मैंने शिमला म्युनिसिपैलिटी को वचन दिया था कि प्रॉपर्टी के भीतर लगे देवदार के विशाल पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, और इनमें से 2 पूज्य वृक्ष अभी भी हैं। जाहिर है कि शिमला में भद्रों की भरमार है, जो इन पहाड़ियों की टहनियों से झूला झूलते रहते हैं और अपनी हरकतों से मेरा मनोरंजन करते रहते हैं। भारत की आजादी के ठीक पहले मुझे दरभंगा महाराजा के हाथों सौंप दिया गया। 1957-58 में दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने पंजाब सरकार को एक प्रॉपर्टी किराए पर दी। शुरू में पंजाब सरकार की कई विंग्स। शिमला इतना भव्य था कि हिल स्टेशन की क्वीन कहलाता था। मेरे सामने वाली सड़क के उस पार टेलीफोन एक्सचेंज है और टेलीग्राफ ऑफिस है। ये दुनिया के पहले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में से एक था। फांसी में YWCA है और इस जगह पर कभी मौसम विज्ञान का कार्यालय था। उत्तर भारत के लिए 1857 की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन इस शांति की गोद में तूफान पड़ा। ये तूफान भारत की आजादी की पहली लड़ाई के रूप में दिखा और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन की जड़ें हिला दी। सेवकों ने अभी बाजार में सुना है कि शिमला के पास के चौक कंटोनमेंट के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है। बकवास, वो कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा। वो हमारे खिलाफ खड़ी नहीं होगा। शिमला बैंक यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, जहाँ आज ग्रैंड होटल है। अधिकांश यूरोपियंस वहाँ इकट्ठा हो गए थे। हालांकि भारत में अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इस विस्फोटक क्रांति का प्रभाव शिमला के अधिकांश हिस्सों में ना के बराबर है, लेकिन बाकी देश में इसकी आग भड़क चुकी है। इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले और पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी। शक्तिशाली और लुटेरी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और सारे अधिकार व शक्तियां ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली। अब भारत सरकार के प्रमुख का बदनाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय कर दिया गया। मुझको लगता है कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड शिमला को समर कैपिटल बनाने को मान जाएगा। I cannot stand the heat। और मैं भारत में इसको काफी झेल चुका है। सर जॉन, उस उमस भरा कलकत्ता का गर्मी में जितना काम हम 10 दिन में पूरा करेगा, वो तो यहाँ 1 दिन में हो जाएगा। 1864 में सर जॉन लॉरेंस के वायसराय बनने के बाद शिमला शहर आधिकारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। हालांकि इसे समर कैपिटल का नाम तो दिया गया, लेकिन वर्ष के अधिकांश समय सरकारी कामकाज यहीं से होता था और फिर जाड़े के महीनों में शिमला से कोसों दूर कलकत्ता चला जाता था और उसके बाद नई दिल्ली। ये गांव शक्ति का केंद्र बन गया था। वायसराय के शिमला के थंडर क्लाउड हाउस से धरती पर मनुष्य की आबादी के 5वें हिस्से पर शासन चला करता था। क्या कोई लड़ाई चल रही है बाबा? इतने सारे लोग हाथियों और घोड़ों पर बड़े-बड़े बक्से लादकर कहाँ ले जा रहे हैं? वो बस भारत सरकार की फाइल्स और पेपर्स कलकत्ता से शिमला और शिमला से कलकत्ता ले जा रहे हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है कि जब भारत सरकार कोई फैसला लेना नहीं चाहती तो वो क्या करती है? क्या करती है बाबा? फाइल पर एक टिप्पणी कर दी जाती है। कलकत्ता में चर्चा करें या शिमला में चर्चा करें और इस तरह वर्षों बीत जाते हैं। अच्छा। और तब तक उस अधिकारी के रिटायर होने या वापस इंग्लैंड जाने का समय हो जाता है। ओह, ऐसी बात। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो शिमला जाइए। यदि आपको किसी से शादी करना है तो शिमला जाइए। ये ब्रिटिश एम्पायर के सबसे शानदार आउटपोस्ट है और वाइस रीगल लॉज का न्योता कभी भी मत ठुकराना। शिमला में अपनी तब्दील आजमाने वाले आकर्षक नवयुवकों का जमावड़ा लगता है। यहाँ ग्रास विडोज यानी कि अपने पति द्वारा छोड़ दी गई या पति से दूर रह रही ऐसी शादीशुदा औरतें आती थी जो मैदानों की तपती धूप और अपने पतियों दोनों से ही छुटकारा चाहती। फिशिंग फ्लीट के सदस्यों के अविवाहित पुरुष नवयुवती यानी कि जहाजों से यहाँ पत्थर की तलाश में उनकी यात्रा इन पहाड़ों के संकरे रास्तों के पीछे समाप्त हो जाती है। ब्लैक हार्ट्स नामक एक गुप्त क्लब जिसके सदस्यों को ओपन रिलेशनशिप में रहने की छूट नहीं थी, लेकिन इसके उलट खुले संबंधों को कभी रोका नहीं जा सकता। इस महीने पिकनिक, डांस, थिएट्रिकल्स आदि कई बार हुए और मैंने जमकर मजा किया। रडियार्ड किपलिंग ने शिमला से अपनी आंट को लिखे एक पत्र में यही बात कही। भविष्य के नामी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता किपलिंग ने शहर के गौरवमयी वर्षों के बारे में किरदार रचे, जैसे कि मिस हाक्सबी असली जिंदगी से जुड़ी किरदार थी और इनमें सांप जैसी धूर्तता, मर्दों जैसी तर्कशीलता, बच्चों जैसी निर्भीकता और औरतों का प्रिय चरित्र सभी मौजूद थे। रडियार्ड किपलिंग इस शहर से जुड़े बड़े साहित्यकारों में अकेले नहीं थे। समय के साथ इस सूची में कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शामिल हैं। एम काय, इदरीश शाह, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, मोहन राकेश, भीष्म सानी और रस्किन बॉन्ड जैसे लेखकों और उपन्यासकारों का संबंध भी शिमला से रहा।
एमेचर ड्रामेटिक क्लब के सदस्य पेशे से कलाकार हैं और जो उनमें से कुछ शौकिया तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के लिए शिमला में कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि स्थानीय शौकिया कलाकार किराए पर थिएटर नहीं देने वाले। इसका कारण ये है कि वो हमेशा रिहर्सल करते रहते हैं और भूमिकाएं बदलते रहते हैं और उनमें प्रमुख भूमिकाओं को लेकर लगातार तकरार होता रहता है। 20वीं शताब्दी के शुरू में लेखक डोज ने शिमला के मशहूर एमेचर ड्रामेटिक क्लब के बारे में यही कहा था। वाइसरेगल लॉज के ही आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने टाउन हॉल को भी डिजाइन किया था। गॉथिक शैली में निर्मित विशाल टाउन हॉल 1887 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में गेडी थिएटर व क्लब के अलावा अन्य संस्थाएं भी थी। इस थिएटर में अनगिनत जानी मानी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ से कई कलाकार अपने करियर में ऊंचाइयां छू चुके हैं। वाइसराय लॉर्ड लिटन ने वॉलपोल नामक नाटक लिखा। बॉय स्काउट मूवमेंट के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावल और रडियार्ड किपलिंग व मैरी मार्गरेट जैसे लेखक यहाँ अभिनय कर चुके हैं। कलाकार अमृता शेरगिल 7 वर्षों तक शिमला में रही। उन्होंने भी युवावस्था में यहाँ अभिनय किया। ऐसा माना जाता है कि गायक के.एल. सहगल ने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम गेटी में ही प्रस्तुत किया। कैंडल्स, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर और कई अन्य नाम इस महान थिएटर से जुड़े हैं। 2009 में इसका व्यापक रूप से रेनोवेशन किया गया और आज गेटी थिएटर कॉम्प्लेक्स शिमला के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। 19वीं शताब्दी के अंत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में दिख रहा था। स्टीम रेल इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अभी हमें और कितने सर्वे करना है? भल्कू ऐसा है, उसने 1850 के दशक में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था। ठीक है, चलकर उससे बात करते हैं और देखता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर हैरोल्ड। सर, शिमला को गढ़ने में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही योगदान नहीं था। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने में हजारों की संख्या में मजदूरों ने काम किया। लोगों की माने तो जब रेल पटरी का निर्माण शुरू हुआ तब भल्कू, जिसने 1850 में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था, उम्र दराज हो चुका था। कहा जाता है कि चीफ इंजीनियर और रेलवे के एजेंट एच.एस. हैरिंगटन के आगे आगे एक लंबे कद के कर्मचारी के साथ चलते हुए उसने रेलवे लाइन निकालने का रास्ता दिखाया। स्थानीय लोरियों में बताया जाता है कि उनके ग्राम देवता ने सपने में आकर उन्हें इस रेलवे लाइन का रास्ता बताया था। और कुछ लोगों का मानना है कि कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशनों से गुजरने वाली इस पटरी का खाका उन्होंने ही तैयार किया। आज कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये बहुत अच्छा बात है कि रेलवे लाइन बिछ गया है, लेकिन हमारा सामने काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। ब्रिटिश राज को ठीक हाथी की तरह नहीं चलाया जा सकता है। एनाडेल में गर्मी का ये बेहद सुहावना दिन है। हमारे चारों ओर फैले देवदार के ये सुंदर पेड़। क्यों मिस्टर यंग हस्बैंड, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ एक बहुत बड़े काम से आया है। अनंडेल में झुरमुट पर हमला करने की योजना बनाई। इससे कुछ साल पहले ही अनंडेल में चुपचाप एक अन्य घटना घट चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, जहाँ उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जिससे अंग्रेजों और भारतीयों को करीब लाया जा सके। उनके द्वारा बनाया गया कांग्रेस नामक ये संगठन एक अलग ही दिशा में मुड़ गया और जल्दी ही उसकी अगुवाई में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। एक बात और, डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज भी खेला जाता है की शुरुआत अनंडेल से हुई। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली डुरंट लाइन शिमला में हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने से मुकर चुके थे। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों को मौत के घाट उतारने वाला जनरल डायर उस समय शिमला में भी रह चुका था। अब शिमला की पहाड़ियों से भी आजादी के लिए आवाजें निकलती। सबसे पावरफुल गवर्नमेंट को हराने का ड्रीम करता है। गोविंद वल्लभ भाई पंत और मौलाना आजाद ने नियमित रूप से यहाँ रह रहे अंग्रेज उच्च अधिकारियों को जनमत से अवगत कराया। कुछ समय के लिए पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का भी शिमला में एक घर था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सरकार का शिमला आना जाना बंद हो गया, लेकिन यहाँ अनेक बैठकें और सम्मेलन आयोजित होते थे।
हिमालय रियासती प्रजामंडल एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में सक्रिय हो गया। शिमला में आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में भागवत स्वाथा, पंडित पदम देव, मनशाराम, डॉक्टर केदारनाथ, लाला हरीशचंद्र और अमरीकी सत्यानंद स्टोक्स शामिल रहे। महिलाओं ने भी जमकर साथ दिया। लक्ष्मी देवी, कमला देवी, सत्यवती और लज्जा वर्मा जैसी महिलाओं ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1947 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। उम्मीद थी कि इस सम्मेलन से देश को एकजुट रखते हुए भारत की आजादी के स्वरूप का हल निकलेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत की आजादी और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से जुड़े कई प्रस्तावों को शिमला में निश्चित रूप दिया गया। 1947 के शुरू में भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में कई सत्र आयोजित हुए। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया। बस अब तो चल ही रहे। हाथ डालो उसमें। ये किसकी कैप है? डाल के रखो। कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां के किसी अकेले शहर का इतिहास शिमला जैसा समृद्ध गिर जाए। और अब हम आ चुके हैं बाहर। लाइट शो था 30 मिनट्स का और ख़त्म हो चुका है। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब हम आ गए बाहर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे जो टिकट था वो 50 रुपीज़ का था, तो काफ़ी अच्छा था शो भी। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का रखिएगा ख्याल। हम सबकी तरफ से जय श्री श्याम।